तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आई सेकेंडिंग बाई गुलफामिली राजी में। आज हिस्ट्री का सेशन है और हिस्ट्री में हम लोग शुरू कर रहे हैं मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में शुरुआत करेंगे बाबर से, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से। अब बाबर को पढ़ते हुए हम जानेंगे कि कैसे उसने मिडिल एशिया मतलब अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान में उसने संघर्ष किया। मात्र 11 साल की उम्र में उसे गद्दी मिली और 11 साल की उम्र से लेकर के 40 साल की उम्र तक उसने किस तरह से एक खाना बदोश जिंदगी जी। कभी सिंहासन मिलता था और कभी उसके पास कुछ भी नहीं रहता था। जैसे कहते हैं ना, कभी तो अर्श पर और कभी फर्श पर। तो मध्य एशिया में वो संघर्ष करता रहा। जब उसने देखा कि यहाँ मेरी दाल नहीं गलेगी, मिडिल एशिया में मीन्स अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान में उसने देखा कि यहाँ मेरी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि एक तो वहीं पर दूसरे लोग थे जो गद्दी के दावेदार थे, कुछ उसके रिश्तेदार, वो भी उसको वहाँ टिकने नहीं दे रहे थे। फिर उसने भारत की ओर रुख किया धीरे धीरे। 1519 में उसने पहली बार भारत पर हमला किया था। ऐसा नहीं कि वो रातों रात आया। 1526 में पानीपत के मैदान में, और पानीपत के मैदान में उसने रातों रात इब्राहिम लोदी को हराया और आकर के यहाँ पर दिल्ली का तख्त पर बैठ गए। ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। बहुत लंबा संघर्ष था। तो उस सब की बात करेंगे आपके साथ इस सेशन में। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं या पहले से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसमें कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि हमारा फ्री कोर्स है, पेड कोर्स है नहीं। तो कम से कम चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो आपकी फैसिलिटी के लिए मैंने सारे नोट्स यहाँ पर लिख रखे हैं। आपको अलग से नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के, प्रिंट लेकर के संभाल के रखेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप मुझे ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से सुनने के बाद इसको नोट भी कर लेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। बेहतर नहीं, बेहतरीन रहेगा। लेकिन अगर स्क्रीनशॉट लेके भूल गए आप तो भूल गए, ठीक है। पता चला किसी चोर ने आपका मोबाइल चुरा लिया और सारे नोट्स आपके चले गए। लेकिन अलग से कोई नोट्स की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैंने सामने लिख रखा है। हाँ, कॉपी पेन आप जरूर ले लेना। पढ़ाते पढ़ाते बहुत सी चीजें जो है नई निकल के आएंगी, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो आपको पता होगा बाबर कहाँ से आया, काबुल से आया ना। तो अब यहाँ पर आप इस मैप पे अगर गौर करेंगे इस जगह पर, तो यहाँ मैं आप देखें ब्लू कलर से मैंने, ब्लू पेन से भारत की जो प्रेजेंट बाउंड्री है वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है। आप देखें यहाँ पर, अगर आप इसको जूम करके देखें अपने मोबाइल को, तो यहाँ पर आप देखेंगे उज्बेकिस्तान में फरगना और समरकंद हैं। बाबर से इनका नाता रहा है। अभी बार बार इनका जिक्र आएगा, तो क्यों आएगा वो आपको पता होना चाहिए। ये रहा आपका उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में मैंने दिखा रखा है फरगना और समरकंद। ये फरगना वही जगह है जहाँ पर बाबर ने पहली बार गद्दी पाई थी, ठीक है। उसके बाद समरकंद से इसे बहुत लगाव था। समरकंद को तो ये इस तरह से जीतना चाहता था जैसे कोई नेता पहले एमएलए के बाद मंत्री बन जाऊं, फिर एमपी के बाद फिर मंत्री बन जाऊं, और अगर सेंटर में मंत्री बन जाऊं तो फिर अब मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, और प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं तो आप यहाँ से हटो ही ना, ठीक है ना। होती है राजनीति में, कोई भूखे मरने थोड़ी आता, सबको पद की लालसा होती है, होनी भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो इसे समरकंद इसे अपनी ओर खींचता था। और इस बेचारे ने 2 बार समरकंद पर कब्जा भी किया। समरकंद कहाँ पर है, वर्तमान उज्बेकिस्तान में। इसी समरकंद में तैमूर का मकबरा भी है, तैमूरलंग या तैमूर, उसका मकबरा भी है इसी समरकंद में। तो समरकंद इसे खींचता था। इसने समरकंद पर 2 बार कब्जा भी किया, लेकिन दोनों ही बारी से वहां से भागना पड़ा, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान में इसी के पड़ोस में है ताजिकिस्तान, और यहाँ पर यह रहा आपका अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये तीनों जो देश हैं ये मिडिल एशिया के हिस्से हैं। मध्य एशिया जिसे कहते हैं ना, उत्तरी एशिया, दक्षिणी एशिया, पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया। भारत किधर है, पूर्वी एशिया में है ना। तो जो मिडिल एशिया है ये तीनों देश उसी में शामिल है। आप देखेंगे अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के वेदर पाकिस्तान। ये रहा आपका काबुल, भीरा। ये भीरा और बाजोर वो जगह हैं जहां पर बाबर ने भारत पर पहली बार 1519 में हमला किया था। आपको याद ही होगा ना, 1519 में बाबर ने भारत पर पहला जो हमला किया था वो भीरा और बाजोर पे किया था। तो ये भीरा और बाजोर जो है ये प्रेजेंट पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर है, पाकिस्तान में है। इस समय जो है ये प्रेजेंट पाकिस्तान में है आई, और प्रेजेंट पाकिस्तान अफगानिस्तान आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बैठिए आराम से, टेक योर फेवरेट सीट, ठीक है। तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर है, पेशावर के पास। अच्छा, आप उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान में एक स्टेट है, उसका नाम है खैबर पख्तूनख्वा। जैसे आप यहाँ कहाँ रह रहे हैं, उत्तराखंड में, है ना। आप हमारे यहाँ देखें बहुत सारे स्टेट हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हम लोग उत्तराखंड में। तो उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान का ये स्टेट है यहाँ पर, जिसका नाम है खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। तो भीरा और बाजोर जो हैं प्रेजेंट नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में। और अगर किसी शहर की बात करें तो पेशावर के पास है। और अगर किसी नदी की बात करें तो भीरा और बाजोर जो है वो झेलम नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे। खैर,
उसके बाद आप नीचे आएंगे तो पेशावर, पेशावर के बाद नीचे आप यहाँ पर आएंगे तो ये इस्लामाबाद मैंने लिख रखा है शॉर्ट में, पाकिस्तान की राजधानी। उसके बाद दीपालपुर और दीपालपुर के नीचे लाहौर, दीपालपुर और लाहौर। 1524 में बाबर ने दीपालपुर और लाहौर को जीता था। लाहौर भारत से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बाघा बॉर्डर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बल्कि ये कह सकते हैं अमृतसर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो 1524 में बाबर जो था यहाँ दीपालपुर और लाहौर तक बढ़ाया था, यहाँ तक उसने कब्जा कर लिया था। खैर उसके बाद यहाँ पर आप अमृतसर, सरहिंद, सरहिंद जो है इसे मिडिल एज में, मेडिवल एज में या मध्यकालीन भारत में सरहिंद को कहा जाता था गेटवे ऑफ इंडिया, सरहिंद। इसका एक नाम और भी है तवर हिंद। क्या नाम है? तवर हिंद या तवर ए हिंद, या भारत का प्रवेश द्वार। ठीक है ना, ज्यादातर जो हमलावर आए दिल्ली की तरफ को इसी रास्ते से होकर के आए। ठीक है, ओके। तो अमृतसर, सरहिंद ये हरियाणा में है, और हरियाणा में ही इससे थोड़ा सा दूर है ये पानीपत, जहाँ की 3 मशहूर लड़ाइयाँ, पानीपत की लड़ाइयाँ। उसके बाद पानीपत का अगर आप आ गए तो फिर दिल्ली बहुत ज्यादा दूर है नहीं। अजमेर, संभल, बदायूं, ग्वालियर और जयपुर, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जब हम बाबर को पढ़ेंगे तो ये बार बार इनका उल्लेख होगा या इनका जिक्र होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है? यहाँ तक कुछ पूछना है किसी ने? आगे चलो, पूछने का ऐसी कुछ है ही नहीं अभी यहाँ पर। तो बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसका जो पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। एक्चुअली इसके बचपन का नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। जब ये राजा बना तो इसको कहा जाने लगा बाबर अर्थात शेर, बाबर अर्थात शेर। तो इसका पूरा नाम हो गया जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। आपने तैमूर लंग का नाम सुना होगा। इसका पिता जो था वो तैमूर लंग का वंशज था या उसके खानदान से था, और इसकी जो माता थी वो थी कुल्लुक निगार, और ये चंगेज खां के वंशज थी। मैंने कहा ना, पिता तैमूरी, तैमूरी माने तैमूर का वंशज, और पिता चंगेजी, चंगेजी माने चंगेज खां का वंशज। तो सॉरी उल्टा हो गया शायद, पिता तैमूरी और माता चंगेजी। पिता जो था तैमूर का वंशज था और माता इसकी जो थी वो चंगेज खां के वंशज थी। पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा और माता का नाम था इनकी कुल्लुक निगार। ओके, अच्छा, जैसे मुस्लिमों में 2 खास संप्रदाय हैं, शिया और सुन्नी, शिया और सुन्नी। तो बाबर जो था सुन्नी था, इसका पिता भी सुन्नी था और बाबर खुद भी सुन्नी था। ठीक है, लेकिन इसका जो मिजाज था वो सूफियाना था, यानी कि जो सूफी सिलसिले होते हैं मुस्लिमों, आप देखो सूफी संत, तो उनको बहुत मानता था, लेकिन ये सुन्नी था, ध्यान रखना। ठीक है, बाबर का जन्म हुआ था फरगना, फरगना ये रहा, मैंने आपको दिखाया यहीं पर। बाबर का जन्म हुआ था फरगना, और कहाँ पर है? प्रेजेंट फरगना, उज्बेकिस्तान में। बाबर का जन्म फरगना रियासत में हुआ, फरगना शहर में नहीं होता, फरगना रियासत में हुआ था 1483 में। इसका पिता जो था फरगना रियासत का राजा था। छोटी सी रियासत थी, बहुत बड़ी रियासत थी नहीं। ठीक है, खैर मैंने यहाँ लिख रखा है आपके लिए, ये सुन्नी था। और अगर नस्ल की बात करें, जैसे ना अरबी घोड़ा कहते हैं ना, अरबी घोड़ा, एशियन टाइगर, तो अगर इसकी नस्ल की बात करें तो ये चगताई तुर्क था, चगताई तुर्क। अच्छा, तुर्क जो थे ना ये मूल रूप से मुस्लिम्स नहीं थे, तुर्क जो थे मूल रूप से मुस्लिम्स नहीं थे। मैंने आपको सल्तनत काल पढ़ाया तो उसने बताया कि उत्तरी पश्चिमी चीन के आसपास ये जाति निवास करती थी, और ये खाना बदोश कबीले थे, इनका कोई धर्म नहीं था। बाद में इनके इलाकों पर अरब के लोगों ने हमला किया और कब्जा कर लिया। अब इन्हीं अरब के लोगों ने तुर्कों को अपनी सेना में शामिल कर लिया था, अपना गुलाम बनाया या भाड़े के सैनिक के रूप में इनको शामिल कर लिया था। अब जब ये अरब, ईरान, ईरान माने फारस, जब अरबिक और फारसी कल्चर के संपर्क में अब जब आए धीरे 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 धीरे, तो सारे के सारे ये फिर मुस्लिम हो गए, इस्लामीकरण हो गया इनका। ठीक है, तो खैर, तो बाबर जो था चगताई तुर्क नस्ल का था। अच्छा, अब एक शब्द आता मुगल, कहते हैं ना मुगल शब्द कहाँ से आया, मुगल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मुगल शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द मोंग से बना, MONG, मोंग। मुगल जो शब्द है लैटिन भाषा के मोंग से बना है, और मोंग धीरे धीरे हो गया मुगल, और इसका मतलब होता है बहादुर। ये मोंग जो है ना धीरे धीरे ये क्या हो गया मुगल, और मुगल का मतलब हो गया बहादुर। तो मुगल जो है कोई नस्ल नहीं है, एक्चुअली मुगल जो है तुर्क ही है, चगताई तुर्क ही है ये। इससे पहले जो हमारे यहाँ महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी, सब ये तुर्की थे, ये लोग भी तुर्की थे, चगताई तुर्क थे, लेकिन ये अपने आप को क्या कहते थे? मुगल कहते थे। ठीक है, तो मोंग का मतलब क्या हो गया? बहादुर। ओके, अब बाबर की अगर संतानों की बात करें तो इसकी एक बेटी इतिहास में खूब चर्चित है, गुलबदन बेगम, और उसके बाद इसका सबसे बड़ा बेटा हुमायूं, कामरान अस्करी और फिर हिंदाल। 4 बेटों का इसका जिक्र होता है। सबसे बड़ा बेटा है इसका हुमायूं, इसके अलावा इसके 3 और भाई हैं, कामरान अस्करी और हिंदाल, और इसकी जो बेटी है उसका नाम है गुलबदन। गुलबदन इतिहास में आप पढ़ते ही हो ना, हुमायूं की बहन, इसी ने हुमायूं की जीवनी लिखी है। हुमायूं की जीवनी के बहाने उसने बाबर और अपने दादा के बारे में बताया। कौन सी किताब में? हुमायूं नामा में। ठीक है, खैर पहली बार गद्दी इसको मिली 11 साल की उम्र में बाबर को। अचानक इसके पिता की मृत्यु हो गई, और उस समय इसकी उम्र जो थी मात्र 11 साल थी। और गद्दी कहाँ मिली इसको? फरगना में। अच्छा, गद्दी इसको मिल तो गई,
लेकिन इसके जो सौतेले भाई थे, सौतेले भाई, तहेरे चचेरे भाई, समझते ना, तहेरे चचेरे भाई, तहेरे चचेरे, समझते ना, यानी इसके जो इसके खानदान में जो भी थे वो सब अपने आप को गद्दी का वारिस कह रहे थे, कोई भी एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार था नहीं। तो यहीं से इसके संघर्ष की शुरुआत हो गई। तो खैर कुल मिला के बाबर जो है पहली बार गद्दी पर बैठा फरगना में 11 साल की उम्र में, ठीक है। सन 1504 में इसने काबुल को जीता था। काबुल इसने खुद जीता, काबुल इसे विरासत में नहीं मिला था, काबुल इसने खुद जीता था सन 1504 में, ठीक है। और उसके बाद सन 1507 में इसने टाइटल लिया था पादशाह का, ध्यान रखना, पादशाह, बादशाह नहीं, पादशाह। मुगल जो थे अपने आप को बादशाह नहीं कहते थे, कहते थे पादशाह। तो बादशाह और पादशाह में थोड़ा सा अंतर हो गया। वो अंतर ये हो गया कि बादशाह के ऊपर तो कोई हो सकता है, लेकिन पादशाह के ऊपर कोई नहीं हो सकता। पादशाह के ऊपर जो है फिर पैगंबर, और पैगंबर के बाद जो अल्लाह है, वो ये मान्यता थी इनकी। धरती पर इनसे ऊपर कोई नहीं है, तो बादशाह से अलग दिखाने के लिए इन्होंने टाइटल लिया गया बादशाह, ठीक है। तो सवाल आता है गद्दी पर कहाँ बैठा, फरगना में, और इसने बादशाह का टाइटल कहाँ लिया, काबुल में, सन 1507 में। मैंने यहाँ लिखा भी है कि इसने समरकंद को कई बार जीतने की कोशिश की। मैंने आपको पहले शुरुआत में बताया भी कि 2 बार समरकंद को इसने जीता, लेकिन दोनों बार ही इसको वहां से उठना पड़ा या भागना पड़ा। इसकी वजह यह भी थी कि समरकंद की जो जनता थी वो शिया थी। समरकंद की जनता थी ना वो शिया थी। शिया सुन्नी में बहुत बैर रहता है अक्सर मुस्लिम्स में, जो मुस्लिम्स में कुछ मुस्लिम्स में, सभी में नहीं, तो शिया सुन्नी में बैर रहता है। तो इसने कब्जा तो कर लिया समरकंद पर। कहाँ रहा समरकंद, यहाँ उज्बेकिस्तान में। लेकिन वहां की जो शिया जनता थी वो इसको बर्दाश्त ना कर पाई, किसको, सुन्नी बाबर को। तो हर बार इसके खिलाफ बगावत हो गई, उसे भागना पड़ा। तो इस तरह से खाना बदोशी का जीवन जीता रहा। इसमें एक और फेमस लड़ाई है सन 1501 में, ये सरेपुल का युद्ध है। सरेपुल, ये सरेपुल जो है ये इसी समरकंद के आसपास है, ठीक है। यहाँ पर इसे उज्बेकिस्तान के एक दुर्दुर्शु योद्धा, दुर्दुर्शु माने है ना, जो युद्ध में बहुत ही कठिनाई से हारे, शैवानी खां। मैंने लिखा उज्बेक शैवानी खां। तो उज्बेक क्या है, एक नस्ल है, क्या है, नस्ल है। जैसे अंग्रेज भी एक नस्ल है ना, तो उसी तरह से उज्बेक भी एक नस्ल है। तो शैवानी खां था, उसने बाबर को इस लड़ाई में, कौन सी लड़ाई में, सरेपोल की लड़ाई में सन 1501 में खदेड़ दिया। लेकिन इस लड़ाई में बाबर हार तो गया, लेकिन यहां से भी बहुत कुछ सीख के आया। वो क्या सीख के आया कि एक तो मैंने लिखा, आप लोग फील्डिंग समझते हैं ना, फील्डिंग कहाँ होती है, क्रिकेट के मैदान में होती है ना फील्डिंग। बॉल को रोकने के लिए जगह जगह खिलाड़ी सजा देते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, फील्डिंग कहते हैं। तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है वार फील्डिंग। एक्चुअली इसका जो सही नाम है वह है वार स्ट्रेटेजी या युद्ध की रणनीति। लेकिन कहाँ पर, युद्ध की रणनीति तो हवा में भी हो सकती है, किताबों में हो सकती है, मैदान पर, जिस जगह पर एक्चुअली आप लड़ रहे हैं। तो अपनी फौज को किस तरह से सजाया जाए, तोपें कहाँ रहेंगी, घुड़सवार कहाँ रहेंगे, तीरंदाज कहाँ रहेंगे, पैदल सैनिक कहाँ रहेंगे, हाथी वाले कहाँ रहेंगे, है ना, फ्रंट आर्मी कहाँ रहेगी, जो रिजर्व आर्मी है वो कहाँ रहेगी, दाएं हाथ कौन रहेगा, बाएं हाथ कौन रहेगा, सामने कौन रहेगा, पीछे रिजर्व बटालियन कहाँ पर रहेगी, है ना। कि इस तरह से अपनी आर्मी को एडजस्ट किया, सेट किया, या फील्डिंग इस तरह से लगाई कि दुश्मन को उस किले को भेदना या उस व्यूह रचना को भेदना या उस स्ट्रेटेजी को भेदना बहुत ही मुश्किल हो जाए। ये जो स्टाइल थी सेना को सजाने की या सेना को तैनात करने की युद्ध के मैदान में, उसको कहा गया था तुलगमा युद्ध नीति। तुलगमा युद्ध नीति बाबर ने इस युद्ध में सीखी थी, किससे, शैवानी खां से। उज्बेक नेता शैवानी खां से सीखी थी, क्योंकि इसी स्टाइल से शैवानी खां ने बाबर को हराया था, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि तुलगमा नीति कौन सी, लो जी, युद्ध की नीति है। क्यों, बाबर, भारत में इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, बाबर ने। बाबर ने इसको किससे सीखा, उज्बेक नेता शैवानी खां से। कहां पर, सरेपुल की, ठीक है ना, ओके। अब इसके अलावा एक और स्टाइल कहते हैं हम उस्मानी पद्धति। तुर्की या तुर्किस्तान या टर्की, आप समझ रहे हैं ना, यहाँ के जो लोग हैं इन्होंने युद्ध के मैदान में तोपों को सेट करने की, तोप कहाँ लगाई जाए। और अच्छा मैं आपको बताऊं होता क्या था, ये क्या करते थे, एक तोप यहाँ पर है, दूसरी यहाँ पर, तीसरी यहाँ पर, ये क्या करते थे, बैलगाड़ियों के ऊपर तोप रखते थे, ठीक है। अब तो एक तोप यहाँ पर और एक तोप यहाँ पर है, इन दोनों तोपों के बीच में खास जगहों पर ही खाई खोद देते थे, गहरी खाई, और उस खाई को घास फूस से ढक देते थे, ठीक है ना। लेकिन एक रास्ता ऐसा भी रख देते थे जहां से इनकी सेना बाहर होके जा सके। एक तोप यहाँ पर है, एक तोप यहाँ पर है, बीच में खाई भी है, उस खाई को घास फूस से ढक रखा, जो सामने वाले दुश्मन को पता नहीं है, सामने वाले दुश्मन को पता नहीं है कि यहाँ पर गहरी खाई है, लेकिन हमारी सेना को पता है खाई कहाँ पर है और रास्ता कहाँ पर है। तो अगर दुश्मन की सेना हमला करती है अचानक, मान लीजिए हमारी तोपें फुस हो गई, चली नहीं या फेल हो गई,
दुश्मन की सेना हम पे हमला करती है तो उस खाई में वो गिर जाएगी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, पहले तोपों से उनको मारेंगे, गोला बारूद से उनका हौसला तोड़ देंगे, उसके बाद अपनी आर्मी को कहेंगे चलो। तो तोपों को सजाने की जो पद्धति थी इसको हम कहते थे, स्टाइल थी, इसे कहते थे उस्मानी पद्धति, समझे ना। तो खैर, तो उस्मानी पद्धति ये तुर्की स्टाइल थी, ये भी बाबर ने इसी युद्ध में सीखी, और जो तुलगमा युद्ध नीति है वो भी बाबर ने इसी युद्ध में सीखी, ठीक है ना। मैंने लिखा भी है, उस्मानी तोप तैनाती स्टाइल सीखी, ठीक है। अब इसने भारत पर पहला हमला किया सन 1519 में। सन 1519 में बाबर ने भारत पर पहला हमला किया। ये हमला किया था इसने भीरा और बाजौर पर। अभी मैंने शुरुआत में बताया भीरा और बाजौर कहाँ पर है, उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान में। ये दिखाई दे रहे हैं ना, भीरा और बाजौर, कौन सी नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे, ठीक है ना। अब साहब 1519 में जब इसने भीरा और बाजौर पर हमला किया तो अब इन इलाकों में एक्चुअली था क्या कि इंटीग्रेशन नहीं था, एकता नहीं थी। हम जब भी हारे ना, महमूद गजनवी आया, मोहम्मद गोरी आया, उसके बाद बाबर आया, तो उत्तरी पश्चिमी भारत में कोई भी एक केंद्रीय सत्ता नहीं थी, एक विशाल साम्राज्य था नहीं, छोटी छोटी रियासतें थी जो आपस में लड़ रही थी, आपस में लड़ी थी। इन्होंने, हालांकि इतिहास में कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि कभी कभी इन्होंने अपना अलायंस बना करके, गुट बना करके सामना किया भी दुश्मन का, लेकिन अक्सर ये आपस में लड़ते रहते थे और कभी भी इन्होंने एक होकर के दुश्मन का दिल से सामना करने का प्रयास किया नहीं। तो एक एक करके बाबर जो है इनको हराता रहा। तो सबसे पहले भीरा और बाजौर को जीता बाबर ने सन 1519 में। 1519 में यहाँ पर बाबर ने करीब करीब 3000 कबाइलियों की हत्या की। कबीले वाले कौन हुए, कबाइल, करीब 3000 की हत्या की। और मैंने यहाँ लिखा है भेजा किधर है, झेलम के किनारे है, ठीक है। अब 1519 में ये लौट के चला गया, लेकिन यहाँ पर जैसे ये लौटा फिर यहाँ से बगावत हो गई। इसने भीरा और बाजौर पर कब्जा किया, अपनी छोटी सी टुकड़ी यहाँ उसने छोड़ी और वापस चला गया काबुल। लेकिन जैसे ही वापस लौटा यहाँ पर फिर से बगावत हो गई, इसकी फौज को खदेड़ दिया गया। तो वापस फिर लौटा ये अपनी मेन आर्मी लेकर के सितंबर 1519 में, सितंबर 1519 फिर लौटा। और दूसरी बात, अब इसने न केवल भीरा और बाजौर जीता बल्कि पेशावर भी जीता। कहाँ पर है ये, पाकिस्तान में। मैंने लिखा ना भीरा प्रेजेंट पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। आगे चलें। अब 1520 में अगले साल उसने भारत पर तीसरा हमला किया, यानी कि इसने दो हमले कर दिए 1519 में। दो हमले, पहला हमला भीरा और बाजौर पर, दूसरा हमला पेशावर पर। अब 1520 में इसने तीसरा हमला किया फिर से। अब इसने जो जीता बाजौर, भीरा, सियालकोट और सैयदपुर। जैसे ही बाहर जाता था ये फिर से बगावतें हो जाती थी। तो आप देखें ना, तीसरे हमले में सन 1520 में बाजौर, भीरा, सियालकोट और सैयदपुर फिर से इसने जीत लिए। और इसने अपने एक अधिकारी जिसका नाम था हिंदू बेग, उसको यहाँ की सूबेदारी दी और वापस चला गया। अब 1520 में जब इसने बाजौर, भीरा, सियालकोट और सैयदपुर पर हमला किया, इसी समय पर इससे भारत के दो विभीषण जाकर के मिले। विभीषण समझते हैं ना, विभीषण कौन, रावण का भाई, है ना, है ना। अब कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण रखता है, कोई नहीं रखता ना। हाँ, अपने बच्चे का कोई नाम कुंभकर्ण रखता है, दुर्योधन रखता है, मेघनाद रखता है, नहीं रखता ना। तो इतिहास के विलेन है। तो विभीषण ने ही श्री राम को बताया था कि रावण की नाभि में अमृत है, जब तक यहाँ नाभि में तीर नहीं चलाओगे तब तक रावण मरेगा नहीं। तभी तो कहावत शुरू हुई ना, घर का वेदी लंका ढावे, है ना। हाँ, तो अब स्थिति ये हुई, थोड़ा सा हमें बैक चलना पड़ेगा, अतीत में जाना पड़ेगा। थोड़ा सा पॉज लेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो ऐसा करते हैं, सेशन काफी लंबा हो गया, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आपसे, ठीक है।